नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रूपलाल कटार आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास में हमने मेवाड़ राजवंश स्टार्ट किया था। उसमें 2 पार्ट हो गए थे मेवाड़ हिस्ट्री के। और आज का टॉपिक है हमारा, ये अगला टॉपिक है। अंतिम क्लास में, कल की अंतिम क्लास में हमने पढ़ा था रतन सिंह के बारे में। यानी रावल शाखा का अंतिम शासक था रतन सिंह के बारे में। और मेवाड़ में रावल शाखा का वहाँ से समाप्त हो जाता है और राणा शाखा का आरंभ 1326 से स्टार्ट होता है। 1303 में प्रथम शाखा हुआ था चित्तौड़ का। तो उससे उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल रहा उस पर। उसके बाद खिजर खान का, इसके बाद मालदेव सोनगरा। इसके बाद जो सिसोदा गांव के राणा थे हमीरदेव सिसोदिया, 1326 में उन्होंने वापस मेवाड़ पर अधिकार किया। ठीक है, और मेवाड़ का उद्धारक भी इन्हें कहते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं मेवाड़ में राणा शाखा का आरंभ। इससे पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, जो भी चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि लेटेस्ट नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और इस चैनल पर आपको राजस्थान की कंप्लीट हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर एंड ज्योग्राफी करवाई जाएगी टॉपिक वाइज, ताकि आप लोगों को अलग अलग टॉपिक ढूंढने में आसानी हो। राजस्थान के हर एक भर्ती में हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर एवं ज्योग्राफी पूछी जाती है, इसीलिए ये चैनल आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो बढ़ते हैं बिना देरी के अपनी आज की क्लास की तरफ। सेशन पर जो भी नए हैं लाइक ज़रूर कर लें। हमीरदेव सिसोदिया, यह हमीरदेव चौहान नहीं, हमीरदेव सिसोदिया है। 1326 से 1364 तक इनका कार्यकाल है। इनके पिता का नाम था अरी सिंह और राहब थे उनके दादा लक्ष्मण सिंह, उनके दादा थे। और वही लक्ष्मण सिंह 7 बेटों के साथ इनके जो चित्तौड़ का प्रथम शाखा हुआ था 1303 वाला, उनमें शहीद हो गए थे। तो लक्ष्मण सिंह के पुत्र अरी सिंह और अरी सिंह के पुत्र हुए हमीरदेव सिसोदिया। इनके माता का नाम था उर्मिला देवी। उपनाम क्या क्या है इनके? हमीरदेव सिसोदिया के उपनाम विषम घाटी पंचानंद कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में, इनको कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में विषम घाटी पंचानंद कहा गया है। रसिक प्रिया जो कि कुंभा द्वारा लिखित ग्रंथ है, उसमें वीर राजा की उपाधि दी गई है। किसे? हमीरदेव सिसोदिया को। मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है हमीरदेव सिसोदिया को, क्योंकि रावल शाखा के अंत के बाद लगभग मुगलों का शासन था उस पर, चित्तौड़ पर। तो हमीरदेव ने उद्धार किया था मेवाड़ का, इसलिए इन्हें मेवाड़ का उद्धारक कहते हैं। इनका प्रथम युद्ध है सिंगोली का 1336 में। मध्य किसके? हमीरदेव और मोहम्मद बिन तुगलक। विजय कौन हुआ? तो हमीरदेव सिसोदिया। इन्होंने एक माता का मंदिर बनाया था, अन्नपूर्ण माता का, जिन्हें बीरवड़ी देवी माता का मंदिर भी कहते हैं। किसने करवाया था निर्माण? तो हमीरदेव सिसोदिया ने। हमीरदेव के बारे में अपने मेन फैक्ट ये है, मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है, विषम घाटी पंचानंद कहते हैं इन्हें, वीर राजा की उपाधि। कहाँ पर? तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में विषम घाटी पंचानंद, और कुंभा द्वारा लिखित ग्रंथ है रसिक प्रिया, उसमें वीर राजा की उपाधि दी गई है। इनके बाद आता है क्षेत्र सिंह या खेता। ठीक है, 1334 से 82 तक है। मालवा और मेवाड़ संघर्ष की शुरुआत हो जाती है क्षेत्र सिंह के समय से। शासक कौन था मालवा का उस समय? तो दिलावर खां। इनको पराजित किया किसने? क्षेत्र सिंह या खेता ने। इन्हीं के पुत्र, खेता के पुत्र कौन हुए? राणा लाखा यानी लक्ष्य सिंह। राणा लाखा यानी लक्ष्य सिंह। राणा लाखा के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों, वीडियो में इसलिए फैक्ट डाल रखे सीधे सीधे आप लोगों को हिस्ट्री में पढ़ने में आसानी हो, क्योंकि हिस्ट्री लगभग लोगों के लिए, स्टूडेंटों के लिए बोरिंग होती है। तो इसीलिए हमने ऐसे शॉर्ट नोट्स तैयार करवाए ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। लक्ष्मण सिंह यानी लक्ष्य सिंह 1382 से 1421। चांदी की खान मिली इनकी जावर में, उदयपुर में। किन के समय? तो राणा लाखा के समय। पिछोला झील का निर्माण करवाया किसने? तो एक बिंजारे द्वारा, पिचू नाम के एक बिंजारे द्वारा। ठीक है, किन के शासनकाल में? तो राणा लाखा के शासनकाल में। दरबारी कौन थे? जोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट। आपको सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन यही मिलेंगे कि जोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट कहाँ के दरबारी थे? तो मेवाड़ के। और किसके शासनकाल के? तो राणा लाखा के। ठीक है, राणा लाखा और हंसाबाई की ये कहानी बहुत बड़ी है। इसको छोटे से रूप में बता दूं आपको, तो हंसाबाई का विवाह का जो नारियल था वो रावछुंडा के लिए था। रावछुंडा थे वो लाखा के पुत्र थे, ज्येष्ठ पुत्र यानी बड़े पुत्र थे। लेकिन दरबार में अनसुनी यानी कहा थोड़ी बहुत तो बोलचाल होने की वजह से राणा लाखा है वो मजाक मस्ती में बोल दिया था, उसी की वजह से हंसाबाई का विवाह राणा लाखा से हुआ। और रावछुंडा ये जो मेवाड़ जोधपुर का राजा था, मारवाड़ का, उनकी पुत्री हंसाबाई, और राणा लाखा था इनका पुत्र तो कुंवर छुंडा, उनसे विवाह इनका होना था, लेकिन हुआ किससे? इनसे पिता से। तो कुंवर छुंडा थे
उन्हें मेवाड़ का राम भी कहा जाता है इनकी उपाधि, क्योंकि इन्होंने राम जैसे पुत्र की मतलब जो भी राम ने किया था वही काम कुंवर छुंडा ने किया था। मेवाड़ का भीष्म पितामह को कहते हैं क्योंकि इन्होंने राजपाट त्याग दिया था। मांडू के गुजरात में कुछ समय बिताया क्योंकि हंसाबाई से थोड़ी अनबन हो गई थी। बात है राणा लाखा और हंसाबाई की, तो इनसे इनका पुत्र उत्पन्न हुआ मोकल। इनके एक संधि हुई, उस संधि में यह था कि हंसाबाई का जो भी पुत्र होगा अगला शासक वही बनेगा, यानी मोकल। और इसी की शर्त में कुंवर छुंडा ने प्रतिज्ञा ली कि मैं मेवाड़ का उत्तराधिकारी नहीं बनूंगा। राणा लाखा वही है जो बूंदी के तारागढ़ किले को जीत नहीं पाए थे, और जीतने की प्रतिज्ञा पूरा नहीं करने के कारण उन्होंने नकली तारागढ़ किला बनवाया, लेकिन उसे भी नहीं जीत पाए क्योंकि वहाँ पर आ गया था कुंभा हाड़ा। तो वो कुंभा हाड़ा यहाँ पर शहीद हो जाते। हाड़ाओं की ये वीरता बहुत अनोखी है क्योंकि ये नकली तारागढ़ को भी नहीं जीतने दे रहे थे। राणा मोकल जो कि राणा लाखा के पुत्र हैं और राणा कुंभा के पिता हैं। संरक्षक इनके थे कुंवर छुंडा और रणमल। तो रणमल हंसाबाई की अनबन की वजह से छुंडा चले जाते हैं कहाँ पर, तो मालवा में। ठीक है, मालवा में अपन जस्ट पहले पढ़ा है। कुंवर छुंडा मालवा चले गए तो रणमल की धाक जम गई कहाँ पर, मेवाड़ में। तो राणा मोकल दरबारी इनके योगेश्वर भट्ट और विष्णु भट्ट राणा मोकल के। वास्तुकार कौन है, तो फना मना विसल। फना मना विसल किसके शासनकाल के वास्तुकार हैं, तो राणा मोकल के। निर्माण क्या करवाया था राणा मोकल ने, तो समीरेश्वर मंदिर, जिसे मोकल मंदिर भी कहते हैं। एकलिंग जी मंदिर का परकोटे का निर्माण करवाया था मोकल ने। ठीक है, राणमल का जो आक्रोश, यानी कह सकते हो आप, इसका मेवाड़ में इसका धाक जम चुकी थी। इसके बाद की हिस्ट्री में आपको जस्ट पहले बाद में बताऊंगा, इससे पहले ये पढ़ लेते हैं राणा मोकल। रामपुरा का युद्ध हुआ था 1428 में, किसके मध्य, फिरोज का जो कि नागौर का था और मोकल के मध्य। विजय किसकी हुई, तो मोकल की। ठीक है, अहमद शाह का आक्रमण हुआ था 1433 में। मोकल और अहमद शाह गुजरात का था। इसके मध्य रानी कमलावती थी, ये भी मोकल की पत्नी थी, वो उस युद्ध में लड़ी थी। और आप लोगों को बता दूं, कमलावती के बारे में आप लोग बहुत कम जानते होंगे। ये युद्ध था, अहमद शाह का आक्रमण हुआ था राणा मोकल और अहमद शाह के बीच, उसमें रानी कमलावती ने बहुत सहयोग किया था। इस आक्रमण में क्या हुआ कि चाचा और मेहरा महपा पंवार ने मिलकर के मोकल की धोखे से हत्या कर दी अहमदाबाद के आक्रमण में। ठीक है, तो इस हत्या का बदला कौन लेगा, राणा कुंभा। बहुत प्रतापी राजा है राणा कुंभा। 1433 से 1468 तक इनका राज्य का कार्यकाल है। मेन फैक्ट पढ़े तो पिता इनके मुकल हैं, माता सौभाग्य देवी है और दादा लाखा है। शिल्पी मंडन है, बहुत फेमस शिल्पी है। आराध्य देव इनके विष्णु है, आराध्य देव विष्णु है, लेकिन इनके कुल देव है एकलिंग जी। ठीक है, गुरु हीरानंद है इनके, किसके, कुंभा के। इनके बारे में और पढ़े तो सर्वाधिक उपाधियों वाला शासक भी कहते हैं। 108 उपाधियां धारण की थी इन्होंने। कृतीय स्तंभ प्रशस्ति थी, उनमें कवि महेश व अत्रि द्वारा लिखित है ये कृतीय स्तंभ प्रशस्ति। तो इसमें ये जानकारी मिलती है कि राणा कुंभा को 108 उपाधियां थी। अभिनव भट्टाचार्य इनकी उपाधि है संगीतज्ञ होने के कारण। हाल गुरु पहाड़ियों किलों के विजेता के स्वामी के कारण हाल गुरु की उपाधि है। राणा रासो यानी साहित्य के बारे में जानकारी, विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण इन्हें राणा रासो भी कहा जाता है। शैल गुरु, दान गुरु, छाप गुरु धनुर्विद्या में ज्ञाता होने के कारण छाप गुरु, और छाप गुरु भी कहा जाता है इन्हें, और हिंदू सुरतान, ये इनकी उपाधियां हैं। इनके बारे में युद्ध पढ़ लेते हैं तो सारंगपुर का युद्ध 1437 में हुआ था। मध्य प्रदेश यानी मालवा के जो मध्य प्रदेश का जो मोकल के हथियार थे महपा पंवार और चाचा मेरा की तो हत्या करवा दी थी। महपा पंवार को शरण दे दी थी मालवा के मोहम्मद खिलजी फर्स्ट ने। तो सारंगपुर का युद्ध इसी कारण से हुआ, राणा कुंभा और खिलजी के मध्य। ठीक है, मोहम्मद खिलजी प्रथम के मध्य चाचा मेरा की हत्या करवा दी और महाराणा कुंभा ने मोहम्मद खिलजी फर्स्ट को 6 माह तक कैद रखा और रिहा कर दिया। इस युद्ध में विजयी हुए महाराणा कुंभा। मालवा विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। विजय स्तंभ यानी कीर्ति स्तंभ, अन्य नाम है इसका विक्ट्री टावर, गरुड़ ध्वज या जय स्तंभ। समर्पित किसे है, तो इनके आराध्य देव है भगवान विष्णु को, और इनका निर्माण महाराणा कुंभा ने 1440 से 48 के मध्य करवाया था। और मेन बात यहाँ इस कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ के वास्तुकार कौन है, तो जेता नापा पूंजा पुमा। जेता नापा पूंजा पुमा 3-4 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा आपको। दोस्तों वीडियो को आप 2-3 बार देखोगे तो पूरा आपको याद हो जाएगा। विजय स्तंभ का उपनाम क्या क्या है, तो मूर्तिकला का विश्वकोश, मूर्तियों का अजायबघर। ये विजय स्तंभ 9 मंजिला है। तीसरी मंजिल पर इसमें 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह लिखा हुआ है। प्रतीक चिन्ह है ये
ये जो विजय स्तंभ है ये राजस्थान पुलिस का भी प्रतीक चिन्ह है और आरबीएससी बोर्ड का भी प्रतीक चिन्ह है। इस पर पुनः निर्माण यानी ऊपर की जो छतरी थी इस दुर्ग विजय स्तंभ की वो टूट गई थी, तो महाराणा स्वरूप सिंह ने इसका पुनर्निर्माण कराया था। विशेषता क्या है इसकी, तो राज्य की पहली इमारत जिसे 15 अगस्त 1949 को 1 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था। ये राज्य की पहली इमारत है जिस पर डाक टिकट जारी किया गया था। कर्नल जेम्स टोड ने इसे कुतुब मीनार से भी सर्वश्रेष्ठ बताया है। किसे, विजय स्तंभ को यानी कीर्ति स्तंभ को। कुंभा ने भारमली की सहायता से जहर देकर रणमल को मरवा दिया। क्यों मरवा दिया, इसके पीछे भी एक कारण है, क्योंकि रणमल का जो धाक था वो जम गया था मेवाड़ पर, तो रणमल की चलने लगी थी। तो कुंभा ने देखा कि अगर राजा मैं हूँ, वहाँ के सामंत जो मेवाड़ के सामंत थे वो नाराज होने लगे, तो उनको और प्रजा को खुश करने के लिए भारमली की सहायता से, भारमली वही है जो रणमल की प्रेमिका थी, फिर भी देश प्रेमी की वजह से भारमली ने रणमल की हत्या कर दी जहर दे करके। आवड़ बावड़ की संधि हुई इनके मध्य, किन किन के मध्य, जो राव छुंडा थे वो रणमल के पुत्र थे। जोधा, राव जोधा, सॉरी छुंडा बोला मैंने, राव जोधा थे वो रणमल के पुत्र थे। और कुंभा के मध्य संधि होती है आवड़ बावड़ की। आवड़ बावड़ में मेवाड़ है, जो जहाँ से ये बॉर्डर, तो जहाँ से आवड़े के वृक्ष हैं वहाँ तक तो मेवाड़ का हिस्सा है, और जहाँ बावड़िए ही बावड़िए हैं वो मारवाड़ का। 1453 में ये संधि हुई थी। मारवाड़ व मेवाड़ की सीमा पर निर्धारित की गई थी। जो सोजत था जो मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है, पाली में स्थान है, उनको केंद्र माना था उस स्थान को। इसके मध्य मध्यस्थता हंसाबाई ने की थी, और मध्य कुंभा और जोधा के मध्य जस्ट पहले ही बता दिया मैंने। चंपानेर की संधि, ये संधि हुई थी 1456 में। कुतुबुद्दीन गुजरात का शासक था और मोहम्मद खिलजी मांडू यानी मालवा का मांडू शासक था। इनके मध्य संधि हुई। संधि का मेन कारण था मेवाड़ पर अधिकार करना। कुंभा ने इसे असफल कर दिया। ये चंपानेर की संधि असफल कर दी। बदनौर का युद्ध हुआ 1456 में भिलवाड़ा में। बदनौर, मोहम्मद खिलजी और कुंभा के मध्य इस बार फिर कुंभा विजय होता है, और इसी उपलक्ष्य में कुशला माता मंदिर का निर्माण करवाता है। कुशला माता कहाँ पर है, तो बदनौर में। कुंभा द्वारा निर्माण करवाए गए किले और मंदिर पढ़ लेते हैं। तो किले हैं कोमलगढ़ में, राजसमंद में, और बसंतगढ़ बसंती का किला सिरोही में, अचलगढ़ भी सिरोही में, और मचान दुर्ग सिरोही में। कुंभ स्वामी मंदिर चित्तौड़ में, एकलिंग जी मंदिर चित्तौड़ में, कुशाला माता मंदिर बदनौर भिलवाड़ा में, और श्रृंगार सवरी मंदिर चित्तौड़ में। ये निर्माण है इनके। और आप लोगों को एक और बात बता दूं कि ये सारे के सारे किलों के क्वेश्चन नए पैटर्न के आधार पर डाले जाते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि कुंभा ने भीलू के आक्रमण को बचने के लिए भीलू के आक्रमण से बचने के लिए कौन से दुर्ग का निर्माण करवाया था। तो कौन से दुर्ग हो जाएगा, भौमट दुर्ग। कौन सा, भौमट। इसमें लिखा हुआ नहीं है तो वो मैं बता देता हूँ, भौमट दुर्ग है। और मेरों के आक्रमण को शांत करने के लिए मचान दुर्ग का निर्माण करवाया था। और मारवाड़ पर नज़र रखने के लिए कुंभलगढ़ का निर्माण करवाया था। इसीलिए इसे कुंभलगढ़ को मेवाड़ की आंख कहते हैं। ठीक है। रणकपुर जैन मंदिर पाली में निर्माण हुआ। इसका निर्माण करवाया था धनक शाह नाम के एक व्यापारी ने। जैन व्यापारी था, लेकिन आर्थिक सहायता दी थी राणा कुंभा ने। अन्य नाम है इस मंदिर का चौमुखा मंदिर। संदर्भ जैन मंदिर है, ये जैन धर्म से संबंधित है। 1444 खंभों में होने के कारण इसे स्तंभों का अजायबघर कहते हैं। ठीक है। राणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ क्या क्या मेन फैक्ट हैं वो पढ़ते हैं। तो रचित ग्रंथ में संगीत राज है, इसके 5 भाग है। संगीत राज के 5 भाग है। संगीत मीमांसा है, सूर प्रबंध है, कामराज रतिसार है, रसिक प्रिया है। गीत गोविंद द्वारा जो टीका लिखा दिया था जयदेव ने, गीत गोविंद पर जो टीका था जयदेव ने लिखा था, उस पर रसिक प्रिया नाम का टीका लिखा था। किसने, तो राणा कुंभा ने। राणा कुंभा का वाद्य यंत्र है वीणा। आपको सीधे सीधे क्वेश्चन मिल जाते हैं कि कौन से राजा का वीणा वाद्य यंत्र यानी वो वीणा बजाते थे, तो राणा कुंभा। संगीत गुरु थे इनके सारंग व्यास। दरबारी कौन कौन थे, तो मंडन जो इनका शिल्पी था, राजवल्लभ, ये मंडन के ग्रंथ हैं। राजवल्लभ, वास्तुसार, रूप मंडन, देवमूर्ति प्रकरण, ये सारे के सारे निर्माण कार्य से संबंधित है। एकलिंग महात्म्य नामक ग्रंथ है, इसका प्रथम भाग है इस राजवर्णन। इस ग्रंथ का मतलब जो भी लेखन है वो कुंभा ने किया था, और इसे पूर्ण काना व्यास ने किया था। राणा कुंभा की एक पुत्री थी रमाबाई। इन्हें संगीतज्ञ होने के कारण इन्हें उपाधि दी गई थी वागेश्वरी की। जावर का परगना दिया था इनको, रामाबाई को। और इनके पुत्र थे राणा कुंभा के उदा और रायमल। तो होता क्या है, राणा कुंभा को उन्माद यानी मस्तिष्क की बीमारी हो जाती है। इसकी वजह से उदा ने क्या किया, 1468 में मामादेव कुंड जो कि कुंभलगढ़ में है। तो बार बार आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि मामादेव कुंड कहाँ पर है, तो कुंभलगढ़ में। तो इसी कुंड में अपने पिता कुंभा की हत्या कर दी। किसने, उदा ने। तो इसीलिए वहाँ के चारणों ने कुछ लाइनें बोली थी कि उदा बाप ने मार दे
राज लिख्यो रायमल, रायमल राज किया था इसलिए उदा बाप न मार दे, लिख्यो विधाता लेख। यानी उदय को बाप नहीं मारना चाहिए था क्योंकि 1 साल ही राज करने मिलेगा उदय को, ठीक है। उदा द्वारा कुंभा की हत्या करना मेवाड़ का प्रथम कलंक माना जाता है, ठीक है। दूसरा कलंक कौन सा है तो वो आप लोगों को बता दूं, कृष्णा कुमारी विवाद हुआ है, वो आगे बताया जाएगा आपको, ठीक है। उदयकरण यानी उदय सिंह, ठीक है, 1468 में, 1468 से 73 तक, यानी 68 से 69 73 यानी 2 साल मान लो आप, 2-3 साल राज करने मिला इसको। और मेवाड़ का पितृहंता कहा जाता है इसे उदयकरण को, ठीक है। मेवाड़ सरदार ने इसे गद्दी से उतार दिया तो फिर कहाँ चला गया, मांडू। मांडू में किंवदंतियाँ हैं कि बिजली गिरने से इसकी मृत्यु हो गई। जैसा का तैसा ही होता है। और इसका भाई था अगला शासक रायमल बनेगा। रायमल के बारे में हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। कमेंट में आप जो लोग जो बताते हो कि वीडियो अच्छा लगा है, कैसा भी लगा है, तो मुझे और हौसला मिलता है कि मैं और तरीके से, नए तरीके से वीडियो को प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगा। और दोस्तों जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और चैनल पर कम लोग हैं तो आप ये ना जानें कि इस चैनल से आपको गलत जानकारी मिल जाए। तो मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि ऑथेंटिक बुकों से जो नोट्स तैयार किए गए वो रहे सारे के सारे, आपको गलत जानकारी बिल्कुल नहीं दी जाएगी, ठीक है। और वीडियो पूरा देखें और गौर से देखें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।